नमस्कार। टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल ऐप पर आप सबका स्वागत है। कल अपने बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और आज उससे आगे बात है वो अपने करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा था विश्व इतिहास का नेपोलियन बोनापार्ट। इसको हम नाम देंगे भाग 2। क्लास हमारी रहेगी बीए पार्ट फर्स्ट और बीए बीएड पार्ट सेकंड। ठीक है। कल हमने देखा कि 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ और उसके बाद 1793 में उसने टूलो के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1795 में नेशनल असेंबली की भीड़ से रक्षा। उसके बाद 1796 में जोसेफाइन से विवाह है और फिर 1797 में इटली अभियान प्लस में मिस्र भी ये अभियान किए गए 97-98 के अंदर है। और उसके बाद 1799 के अंदर से 1804 क्या था कौंसुल काल। और इस कौंसुल काल में 3 कौंसुल बनाए गए। पहला नेपोलियन, फिर कैम्बेसरी और फिर लेब्रून। ठीक है। उसके बाद 1801 के अंदर क्या किया गया, पोप पायस सप्तम से समझौता। ठीक है। 1800 के अंदर हमने क्या लिखा था, बैंक ऑफ फ्रांस। ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना है वो कर देंगे। ठीक है। तो ये अपने सन के हिसाब से कर रहे हैं अपने लगातार। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1802 में क्या हुआ, कई घटनाएं भी घटित हुई क्योंकि इस समय इंग्लैंड की और फ्रांस की नहीं बनती है। लेकिन बाद में 1802 में क्या हुआ, फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ अमीन्स की संधि। कौन सी? अमीन्स की संधि। और इस संधि से क्या हुआ कि इंग्लैंड ने नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस का शासन स्वीकार किया। ठीक है कि अब मान्यता दे दी कि जो नेपोलियन है उसके नेतृत्व में इंग्लैंड का जो शासन है वो सही चला। ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं कि 1802 जो इसी में ही दो में ही क्या हुआ कि नेपोलियन को आजीवन कौंसुल बना दिया गया। ठीक है, तो आजीवन कौंसुल है वो बन गया कब? 1802। उसके बाद 1804 बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसने क्या किया, नेपोलियन ने लगभग 2831 धाराओं वाली एक विधि संहिता पेश की। क्या की? विधि संहिता। और इस विधि संहिता को जो पेश किया गया तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। नई बात नहीं थी कि उसने नए कानून बना दिए, नए नियम बना दिए, लेकिन अब क्या था कि उन जो फ्रांस के नियम कानून थे उनको संग्रहित किया गया और जनता के सामने वो रखा गया। इसलिए हम देखते हैं कि विधि संहिता के कारण ही नेपोलियन को क्या कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है दूसरा जस्टिनियन। दूसरा जस्टिनियन कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा जस्टिनियन इसी विधि संहिता के लिए कहा जाता है। अब क्या था, नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने कहा कि मुझे मेरी 40 युद्धों के लिए, मुझे मेरे 40 युद्धों के लिए याद नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, बल्कि विधि संहिता के लिए किया जाएगा। विधि संहिता किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब वो नेपोलियन परास्त हो जाता है उसके बाद वो कहता है, ठीक है, लेकिन हमने इस विधि संहिता का है तो इसके यहाँ ऐड कर दिया कि नेपोलियन क्या कहा था? नेपोलियन ने कहा था कि मुझे मेरे 40 युद्ध जो उसने अपने जीवन में लड़े उनके लिए लोग मुझे भूल जाएंगे। इस विधि संहिता के लिए मुझे हमेशा याद रखें। ठीक है, अब इस विधि संहिता में क्या था? इसमें क्या थे? 5 प्रकार। कितने? 5 क्या थे? आराम से जरा देखिएगा, नंबर 1 समझते हुए। पहला है सिविल कोड। सिविल कोड। अब सिविल कोड यानी सिविल क्या होता है? नागरिक। तो नागरिक संहिता। ठीक है, दूसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या बना? नागरिक प्रक्रिया संहिता। क्या बना? नागरिक प्रक्रिया संहिता। उसके बाद पिनल कोड। पिनल कोड यानी दंड संहिता। पिनल कोड यानी दंड संहिता। और चौथा है कोड ऑफ क्रिमिनल। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका क्या आता है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता। और
5 नंबर पे है कोड ऑफ कॉमर्शियल प्रोसीजर, यानी व्यापारिक प्रक्रिया सही। ये कौन कौन से हमने किए अभी? पहला क्या किया? सिविल कोड। एक एक को बड़ा ध्यान से, पहले इनको नाम याद रखो, आप हिंदी वाले याद मत रखो, आप नाम याद रखो इंग्लिश वाले, ताकि याद रखिए क्या है। इन दोनों को एक साथ याद करो, इन दोनों को एक साथ करो और फिर ये याद। जैसे पहले सिविल कोड, क्या याद रखना है? सिविल कोड। और सिविल में सिविल दोबारा आ गया फिर यहाँ ना, तो सिविल कोड मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रोसीजर लगाना, आपने कुछ नहीं करना। सिविल कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद पिनल कोड। पिनल कोड, पिनल क्या होता है? दंड होता है। और क्रिमिनल में क्या होता है? अपराधी होता है। तो अपराधी को क्या मिलता है? दंड है, अपराधी को दिया जाता है ना। तो पिनल कोड यानी दंड संहिता और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया। और दूसरा कॉमर्शियल, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, ठीक है। 5 प्रकार के उसने क्या किए? कोड दिए। अब इसके अलावा इसमें क्या जोड़ा? इसमें जोड़ा गया कि पिता को समाज में मुख्य स्थान। पिता को क्या किया गया? समाज में मुख्य स्थान दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम देखते हैं कि जो यहां का जो समाज था फ्रांस का, इस समाज में क्या हुआ कि नेपोलियन ने जो नीतियां बनाई, वो नीतियां सारी की सारी अच्छे सैनिक तैयार करने के लिए थी। तो इसलिए वो महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करता, वो कहता है कि पुरुष वर्ग है वो आगे बढ़े। तो इसलिए यहां पुरुषों को काफी महत्व है वो उसने दिया। दूसरा हम देखते हैं कि जो पिता को समाज में मुख्य स्थान, इसके अलावा सभी पुत्रों को संपत्ति का समान अधिकार। सभी पुत्रों को संपत्ति का समान अधिकार। क्या कहा उसने कि किसी व्यक्ति के 4 पुत्र है तो चारों को क्या कहे कि उसकी मरने के बाद संपत्ति है वो बराबर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा तलाक को मान्य, क्या किया? तलाक को मान्य। तलाक को उसने मान्यता दे दी, आसान बनाया कि कोई भी पुरुष है वो अपनी पत्नी को बड़ा आसानी से तलाक दे सकता था। तो तलाक को उसने क्या कर दी? मान्यता दी। इसके अलावा सिविल मैरिज, सिविल मैरिज तो सिविल मैरिज, सिविल मैरिज क्या है? लागू करती, ठीक है। सिविल मैरिज क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। ये सब बातें इसके अलावा थी। हम देखते हैं कि विवाह है वो क्या होगा? सिविल मैरिज होगा। अब जो नेपोलियन था उसने क्या किया कि ये सब जो विधि संहिता जो पेश की, इस विधि जो संहिता थी उसको पेश करने में जो कैम्बेक्सरी था, कैम्बेक्सरी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो यहां निभाई थी। क्यों? क्योंकि
इस विधि संहिता को बनाने के अंदर 5 विशेषज्ञों को लगाया और उन 5 विशेषज्ञों की जो कमेटी थी उसका निरीक्षण कैम्ब्रिज है वो किया था। तो इस प्रकार विधि संहिता है वो नेपोलियन के द्वारा बनाई गई और इस विधि संहिता में 1804 के बाद क्या देखते हैं हम कि ये विधि जो संहिता थी इसके साथ हम देखते हैं कि 1804 के अंदर नेपोलियन ने क्या करा लिया अपना राज्याभिषेक। नेपोलियन ने क्या किया अपना राज्याभिषेक करवाया और कहां किया गया नॉट्रेडम चर्च। नॉट्रेडम चर्च के अंदर क्या किया गया राज्याभिषेक का वो किया गया। इस समय कौन आया पोप आया और पोप कौन था पायस सप्तम। पायस सप्तम था। तो ये उपस्थित हुआ और जब राज्याभिषेक समारोह रखा गया तो पोप आया उठा और परंपरा ये थी कि जब राज्याभिषेक राजा का होता है तो पोप है वो राजमुकुट धारण करवाता है उस शासक को। तो जैसे ही राजमुकुट धारण करने का जो समय आया तो पोप ने चाहा कि राजमुकुट उठाकर नेपोलियन के सर पर रखूं, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया राजमुकुट अपने आप उठाया और अपने सर पर रख लिया और क्या बुदबुदाया बोला कि मैंने ये राजमुकुट धूल में गिरा हुआ पाया। अब मैं इसे पहनाने के लिए और किसी को क्यों दूं? क्या कहा ये जो राजमुकुट था मैंने धूल में गिरा हुआ पाया, अब मैं पहनाने के लिए और किसे दूं? तो कहने का ये है कि फ्रांस की क्रांति हुई इस अव्यवस्था में उसने दोबारा राजतंत्र की स्थापना वो की है ना। तो इसलिए तो 1804 में क्या हुआ राज्याभिषेक। उसके बाद 1805 में क्या किया गया एक युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर किससे लड़ा? ब्रिटेन से। तो इंग्लैंड के साथ क्या किया गया ट्राफलगर का युद्ध लड़ा। और हमने पहले भी बात की थी कि नेपोलियन ने क्या किया था इंग्लैंड के साथ युद्ध किया था, जल युद्ध किया था। इस समय इंग्लैंड का सेनापति कौन था? उस समय इंग्लैंड का सेनापति था नेल्सन। और नेल्सन ने क्या किया था नेपोलियन को परास्त कर दिया है ना। और यहां पर भी कौन था सेनापति? नेल्सन ही था। किसका? इंग्लैंड का ध्यान रखना। तो अब क्या था कि बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जल युद्ध है ये भी, और फ्रांस की सेना है वो इसमें हार गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई? सबसे बड़ी बात हुई कि ये मरा। इसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो नेल्सन मारा गया। इसलिए नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने कहा कि ब्रिटेन के साथ मैं कभी जल युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इंग्लैंड को थल युद्ध में हराया जा सकता है लेकिन जल युद्ध में उसे नहीं परास्त किया जा सकता।
सकता, क्योंकि जल शक्ति उसकी बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार पास में ट्राफलगर का युद्ध हुआ इंग्लैंड के साथ। नेपोलियन हार गया इसमें, लेकिन नेल्सन है वो भी मारा गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1805 में, वो युद्ध है ऑस्टरलिट्ज युद्ध। ऑस्टरलिट्ज युद्ध। इस ऑस्टरलिट्ज युद्ध के अंदर इसको क्या कहते हैं, इस युद्ध को बोलते हैं तीन सम्राटों का युद्ध। तीन सम्राटों का युद्ध। तीन सम्राटों का जो युद्ध है, इस युद्ध में कौन कौन से सम्राट है? नंबर 1 तो हमें पता है, नेपोलियन। कहां का है नेपोलियन? फ्रांस का राजा है। 2 और हमें याद रखने। दूसरा कौन रखना है यार? फ्रांसिस द्वितीय। फ्रांसिस द्वितीय। फ्रांसिस द्वितीय कहां का था? ऑस्ट्रिया का था। अब यहां नाम आ रहे हैं ना, समझना है आप लोगों को, याद रखना है कि नाम किसके आ रहे हैं? ऑस्ट्रिया के आ रहे हैं। कहीं ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ठीक है ना? ऑस्ट्रिया अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग। तो ये ऑस्ट्रिया है और उस टाइम में बड़ी शक्ति थी इसके पास। तीसरा अलेक्जेंडर प्रथम। अलेक्जेंडर प्रथम। और ये कहां का जार था? रूस का। रूस में शासक को क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था, है ना? तो जार अलेक्जेंडर ऐसे बोला जाएगा, ठीक है? तो 3 इसमें सम्राट थे, एक फ्रांस का नेपोलियन, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय और रूस का अलेक्जेंडर। इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं? 3 सम्राटों का युद्ध है वो कहते हैं। इस युद्ध में 2 एक साइड थे, ऑस्ट्रिया और रूस के सेना एक साइड थी, दूसरी तरफ नेपोलियन था। इस युद्ध में क्या हुआ कि ये जो दोनों थे, ये दोनों हो गए परास्त। ये दोनों क्या हो गए? परास्त हो गए, वो हार गए। और हारने के बाद हम देखते हैं कि बड़ी शक्ति को जब परास्त कर दिया तो सारे काम आसान हो गए। अब क्या बन गया? नेपोलियन। नेपोलियन अब क्या बन गया? राजाओं का निर्माता। नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। क्या हुआ? इस युद्ध के बाद एक संधि हुई, उस संधि का नाम है प्रेसबर्ग की संधि। प्रेसबर्ग की संधि। इस प्रेसबर्ग की संधि में क्या किया गया कि नेपोलियन जो हारे हुए थे उन दोनों के साथ में संधि, है ना? तो इस संधि के तहत क्या किया गया? नंबर कि फ्रांसिस द्वितीय कहां का है? ऑस्ट्रिया का। से पवित्र रोमन सम्राट, पवित्र रोमन सम्राट की पदवी छीनी। बहुत बड़ी बात, पवित्र रोमन सम्राट की पदवी छीन ली। दूसरा, जर्मन प्रदेशों का पुनर्निर्माण। जर्मन प्रदेशों का पुनर्निर्माण, है ना? जो जर्मनी के छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उनको एक किया, क्या बनाया गया?
बनाया गया राइन परिसंघ। राइन परिसंघ का ये इस संधि के अंतर्गत था। कौन सा युद्ध हुआ? ऑस्टरलिट्ज का युद्ध हुआ। ऑस्टरलिट्ज के युद्ध के बाद प्रेसबर्ग की संधि, और इस प्रेसबर्ग की संधि के द्वारा नेपोलियन क्या बन गया? वह राजाओं का निर्माता बन गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1806 में फिर क्या किया गया? लुट्जेन और बोर्टजेन युद्ध, लुट्जेन और बोर्टजेन युद्ध लड़े नेपोलियन के द्वारा। लुट्जेन और बोर्टजेन जो युद्ध है वो नेपोलियन ने किसके साथ लड़े? प्रस्सा। क्या किया? प्रस्सा को उसने कर दिया परास्त। प्रस्सा को उसने क्या कर दिया? परास्त कर दिया लुट्जेन और बोर्टजेन के युद्धों में 1806। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा युद्ध उसके द्वारा फिर किया गया। कौन सा? वो युद्ध था रूस के साथ। ठीक है। वो युद्ध किसके साथ था? रूस के साथ था। और रूस के साथ जो युद्ध लड़ा गया उसका नाम था फ्रीडलैंड। 1807 फ्रीडलैंड का युद्ध। फ्रीडलैंड का युद्ध किसके साथ लड़ा? रूस के साथ। रूस को परास्त। ठीक है। यहां एक बात ध्यान रखना, युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया रूस के साथ, लेकिन यहां ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? ऑस्ट्रिया ने यहां रूस की सहायता की है। ठीक है। तो फिनलैंड का जो युद्ध था, इस युद्ध में नेपोलियन क्या हो गया? जीत गया। जीत गया तो उसने जीतने के बाद एक संधि, कौन सी संधि की? जार अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर है के साथ क्या की गई? संधि की गई। इस संधि का नाम है टिलसिट की संधि। कौन सी संधि? टिलसिट की संधि। और इस टिलसिट की संधि जो थी ये क्या थी? नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा। नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। करने का अर्थ ये है कि नेपोलियन यहां से पीक पर जा रहा था, ये बिंदु आ गया, अब नेपोलियन आगे वापस गिरेगा। ठीक है। इस संधि के बाद अलेक्जेंडर ने क्या कहा? अलेक्जेंडर ने कहा यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? मैं और तुम ही तो है। समझ गए कि अलेक्जेंडर ने क्या कहा कि यूरोप क्या है? मैं और तुम ही तो यूरोप है। यानी कहने का अर्थ है कि इतना बड़ा विशाल देश रूस, दूसरी तरफ नेपोलियन का साम्राज्य पूरे यूरोप में फैल गया। तो उन्होंने कहा यूरोप क्या है? मैं और तुम ही तो हैं। तो जार अलेक्जेंडर से बड़ा प्रभावित हुआ कौन? नेपोलियन। और उसके सरल शांत स्वभाव और हंसमुख जो चेहरा था उससे नेपोलियन को बड़ा प्रभावित किया। नेपोलियन ने कहा भी था कि अगर जार एक महिला होता तो मैं उससे प्रेम करता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये नेपोलियन का पीक पॉइंट था, टिलसिट की संधि, और इसमें रूस को उसने परास्त किया। और उसके आगे की जो घटनाएं 1807 के बाद हुई
वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग वापस देखिए। 1769 में नेपोलियन का जन्म, 1793 में तुलो की बंदरगाह पर अधिकार, 1795 नेशनल असेंबली की भीड़ से रक्षा, 96 में जोसेफाइनसी वह, 97 में इटली मिस्री अभियान और 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, 1801 में पोप पाइस के साथ में समझौता किया गया, 1802 में फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ अमीस की संधि की और इंग्लैंड ने नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस का शासन स्वीकार कर लिया। 1802 में ही आजीवन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया और 1804 में उसने विधि संहिता पेश की, जिसके लिए उसे क्या कहा जाता है, दूसरा जस्टिनियन कहा जाता है। उसने कहा कि मुझे युद्धों के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि विधि संहिता के लिए याद रखा जाएगा। सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कोड ऑफ कॉमर्शियल प्रोसीजर इसके अंतर्गत रखे गए। उसके बाद पिता को समाज में मुख्य स्थान, सभी पुत्रों को संपत्ति का बराबर का अधिकार, तलाक को मान्यता दे दी, सिविल मैरिज को भी मान्यता दे दी गई। 1804 में नेपोलियन ने अपना राज्याभिषेक कराया, पोपाई सप्तम आया, राजमुकुट नेपोलियन ने खुद निर्धारण कर लिया। 1805 में ट्राफलगर का युद्ध लड़ा गया इंग्लैंड के साथ में, और इस युद्ध में क्या किया, नेपोलियन हार गया, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो नेल्सन था मारा गया। नेपोलियन ने शपथ ले ली कि के बाद मैं इंग्लैंड के साथ जल युद्ध नहीं करूंगा। ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में 3 सम्राटों का युद्ध उसे कहा जाता है, नेपोलियन और फ्रांसिस द्वितीय ऑस्ट्रिया का। इसके अलावा अलेक्जेंडर प्रथम रूस का शासक था, इनको परास्त कर दिया, राजाओं का निर्माता है नेपोलियन बन गया। इस युद्ध के बाद जो संधि की गई, उस संधि का नाम है प्रेसबर्ग की संधि। फ्रांसिस द्वितीय से क्या कर लिया, पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि जो थी वो छीन ली गई। जर्मन प्रदेशों का पुनः निर्माण किया गया, राइन बेसिन का निर्माण किया गया। 1806 में नेपोलियन ने क्या किया, लुटजेन और बोटजेन के युद्धों में प्रसा को भी परास्त वो कर दिया। उसके बाद फ्रीडलैंड का जो युद्ध था, इस युद्ध में नेपोलियन ने रूस को परास्त कर दिया और अब जार अलेक्जेंडर के साथ क्या होगी, संधि होगी। कौन सी संधि, तिलसिट की संधि, जो कि नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। जार ने कहा यूरोप क्या है, मैं और आप ही तो यूरोप है। तो यहाँ तक हमने बात की सेकंड भाग में। कल हम थर्ड के बारे में बात करेंगे नेपोलियन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।